कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसा हालात आ जाता है जहाँ पे उसकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और फिर वो जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेता है। लेकिन मात्र उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है तिवारीपुर। बात कर रहा हूँ मैं 12 सितंबर की सुबह के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल एक व्यक्ति इसी तिवारीपुर थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से रोते बिलखते कहता है कि साहब, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं सूर्या बिहार का रहने वाला हूं। दरअसल रात्रि के वक्त मेरे घर में कुछ बदमाश घुस आए थे और उन्होंने मेरे घर में लूटपाट ही नहीं किया है बल्कि मेरी पत्नी रेनू सिंह की हत्या भी कर दिया है। सुनील जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ सुनील के घर पर पहुँच जाती है, क्योंकि थाने से सुनील का घर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे होता है। पुलिस जब सुनील के घर पे पहुंचती है, उसकी पत्नी की जब डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि रेनू कोई और नहीं बल्कि अजीत सिंह की सगी बहन है। अजीत सिंह जो जीआरपीएफ थाने में सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी करते हैं। इस बात की जानकारी जब अजीत सिंह को मालूम चलता है, अजीत सिंह भी अपनी बहन के घर पर पहुँच जाते हैं। चूँकि मामला एक पुलिस से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस सबसे पहले रेनू की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रेनू के सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। उसके घर के अंदर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था। घर में एक लोहे का अलमारी था, उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो कमरे में सोने की एक कान की बाली भी मिलता है। पुलिस जब उस बाली को लेकर सुनील को दिखाती है तो सुनील उस बाली को देख करके कहता है कि साहब, ये मेरी पत्नी रेनू सिंह का ही है। पुलिस सोचती है कि शायद बदमाश यहाँ से लूटपाट करके जब जा रहे थे, ये बाली यहाँ पे गिर गया होगा। पुलिस जा कर के उस अलमारी को चेक करती है। अलमारी से भी सारा सामान इधर उधर गायब हुआ पड़ा था। पुलिस जब इस घटना के बारे में सुनील से पूछताछ करती है तो सुनील कहता है कि साहब, सुबह 4 बजे के आसपास मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। करीब 5 बजे के आसपास जब मैं वापस अपने घर पर आया तो मैं यहाँ से 3 लोगों को जाते हुए देखा। दरअसल उन लोगों ने ही मेरी पत्नी की हत्या किया है और अलमारी से दरवाज़ा तोड़ करके सारा सामान भी लूट लिया है। लेकिन पुलिस जब अलमारी का ताला चेक करती है तो मालूम चलता है कि दरवाजे को जोर ज़बरदस्ती से नहीं तोड़ा गया था बल्कि उसे शायद एक चाबी से खोला गया था। पुलिस को थोड़ा सा संदिग्ध तो लगता है, लेकिन फिर भी इस बारे में सुनील से कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि पुलिस सबसे पहले रेनू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर सुनील के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। अगले दिन 13 सितंबर को इधर जब रेनू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि रेनू की मौत रात्रि के करीब 12 से 1 बजे के आसपास हुई है। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस को सुनील पे और गहरा शक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस सुनील से कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि रेनू का डेड बॉडी सुनील के हवाले कर देती है और फिर जा कर के सुनील से पूछताछ करती है कि वो अपराधी किस रास्ते से भाग करके गए थे। सुनील जब वो रास्ता बताता है, पुलिस उस रास्ते की सीसीटीवी को चेक करती है तो उस रास्ते में ही एक सीसीटीवी मिल जाता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 4 बजे के आसपास उस सीसीटीवी में सुनील जाते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में एक थैला भी होता है। करीब 5 बजे के आसपास उधर से सुनील आते हुए भी दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त सुनील के हाथ में वो थैला नहीं होता है। लेकिन वो तीनों अपराधी उस सीसीटीवी में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब इसी डिटेल्स के आधार पर सुनील को थाने में बुला लेती है और फिर सुनील से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुनील अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है।
सुनील पुलिस वालों के सामने रोते हुए कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की हत्या मैंने ही किया है। दरअसल मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने हालात ऐसा आ गया कि मैं मजबूर हो गया था। लेकिन सुनील जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो पुलिस उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुमने जो भी अपराध किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है। सुनील के पिता का नाम है कालिका सिंह। कालिका सिंह जो संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत मटौली गांव के रहने वाले हैं। सुनील इसी मटौली इलाके से अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। उसके पिता जो एक सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन जैसे ही कालिका सिंह की सर्विस खत्म हो जाती है, इधर सुनील का भी अपनी पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके बाद से सुनील एक सरकारी नौकरी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देता है। दरअसल सुनील बचपन से ही सरकारी नौकरी करने का सपना देख लेता है। सुनील अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। इसी बीच सुनील की रेनू सिंह से शादी भी हो जाती है। सुनील रेनू से शादी कर जब अपने घर में पत्नी को लेकर के आता है, सुनील के ऊपर और भी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसके बाद से सुनील जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती है, आखिरकार सुनील अपने पिता की मदद से एक बिजनेस की शुरुआत करता है। सुनील बिजनेस की शुरुआत तो करता है, लेकिन उस बिजनेस में भी सक्सेस नहीं हो पाता है। तब तक लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इस बीच में सुनील का एक बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम शिवम रखते हैं। लेकिन सुनील का बेटा जैसे इस दुनिया में आ जाता है, अब सुनील और काफ़ी परेशान हो जाता है। और आखिरकार सुनील और उसकी पत्नी मिल कर के एक फ़ैसला लेते हैं और फिर अपने बच्चे को लेकर के गोरखपुर के सूरज कुंड में चले जाते हैं। दरअसल इसी सूरज कुंड में रेनू का भाई अजीत सिंह रहते हैं। रेनू जब अपने भाई के पास जाती है, अजीत सिंह अपनी बहन और बहनोई को एक किराए का कमरा दिलवा देते हैं। इसी सूरज कुंड में सुनील अपने पिता से कुछ पैसे लेकर के 2 ऑटो रिक्शा खरीद लेता है और दोनों गाड़ियों को सर्विस पे लगा देता है, जिससे सुनील अब ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। जब थोड़े बहुत पैसे की इनकम होने लगती है, उसके बाद से सुनील अपने बच्चे का भी एक अच्छी स्कूल में दाखिला करा देता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार सुनील की दोनों ऑटो रिक्शा भी जवाब दे देती है। उसकी दोनों ऑटो रिक्शा बंद हो जाती है और घर में आमदनी का भी रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सुनील के घर की माली हालत अब काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसीलिए उसकी पत्नी अब ब्यूटी पार्लर का एक कोर्स करती है और फिर अपने ही घर में ब्यूटी पार्लर का दुकान कर लेती है, जिस दुकान से भी अब रेनू सिंह थोड़ी बहुत पैसे कमाने लगती है। लेकिन उससे घर का खर्च तो चल जाता है, लेकिन उनके शौक़ पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए रेनू अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है कि तुम बाहर जा कर के कोई नौकरी करो। रेनू जब अपने पति को बाहर भेजने के लिए कहती है, सुनील अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि हाथ पे हाथ रखकर अपने घर में बैठ जाता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में अब झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है। रेनू और उसके पति के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, इस वजह से उसके बेटे शिवम के ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए रेनू अपने बेटे को अब आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली शहर में भेज देती है। इधर शिवम भी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद जब दिल्ली शहर में आता है, आकर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, रेनू को एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि जब सुनील अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है, तो डॉक्टर रेनू को चेक करने के बाद कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च बैठेगा। जैसे ही 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च सामने आता है, सुनील अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। हालांकि पति पत्नी के बीच काफ़ी झगड़े तकरार तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनील जहां तहां से पैसे का इंतज़ाम करता है और जून महीने में अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा देता है। इधर रेनू का ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद से डॉक्टर रेनू को बेड रेस्ट दे देते हैं। रेनू ऑपरेशन करा करके जब अपने घर में आती है, बेड पे ही पड़े रहती है। लेकिन रेनू जब बेड पे रहना शुरू कर देती है, उसके बाद से रेनू के अंदर भी चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है। हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पति से झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। तब तक इधर सुनील के ऊपर भी ढेरों सारा कर्ज हो जाता है। सुनील को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। आगे का कोई रास्ता नहीं मिलता और घर में उसकी पत्नी से आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है।
इधर रेनू जब सुनील को बाहर जाने के लिए कहती है, सुनील जब बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो अब रेनू सुनील को धमकी देने लगती है। कहती है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे और बाहर कमाने के लिए नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगी। रेनू ये धमकी अपने पति को सिर्फ इसलिए देती है क्योंकि उसका भाई एक पुलिस वाला था। जैसे ही पुलिस का हवाला दे करके अपने पति को धमकी देती है, इधर सुनील काफ़ी गुस्से में आ जाता है। 11 सितंबर को शाम के वक्त छोटी सी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। दरअसल उस दिन रेनू को हॉस्पिटल जाना था। सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा कर के गाड़ी बुक करके लाता हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन रेनू अपने जिद पर उतर जाती है कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी से जाऊँगी, मैं किराए के गाड़ी से नहीं जाऊँगी। हालांकि बात कोई बड़ी नहीं होती है, लेकिन इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और ये झगड़े तकरार रात्रि के 12 बजे तक चलता है। उस शाम को घर में चूल्हा तक भी नहीं जलता है। 12 बजे रात्रि तक जब झगड़े तकरार शुरू होता है, सुनील इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही एक गलत फैसला कर लेता है। दरअसल अपने घर के अंदर से सिलबट्टा उठाकर लाता है और उसी से अपनी पत्नी रेनू के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से रेनू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। रेनू जैसी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से सुनील भी एकदम से डर जाता है। दरअसल सुनील को अब नज़रों के सामने जेल की सलाखें दिखाई देने लगती है। इसीलिए सुनील अब अपने आप को बचाने के लिए आनन फानन में एक षड्यंत्र बनाता है। अपनी पत्नी की डेड बॉडी को उठाकर लेकर के बेड पर रख देता है और कमरे की बेहतर तरीके से सफाई कर देता है। उसके बाद से घर में पड़ी लोहे की अलमारी को खोल करके सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखेर देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी के कान की एक बाली को भी उसी कमरे में गिरा देता है और फिर वहीं पे बैठ करके सुबह होने का इंतज़ार करता है। करीब 4 बजे के आसपास उस सिलबट्टे को एक थैले में लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और जाकर अपने घर से काफ़ी दूर झाड़ियों में फेंक देता है और 5 बजे के आसपास वापस अपने घर पे आता है। 5 बजे के पास जब अपने घर पे पहुंचता है, अपने षड्यंत्र के तहत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब रात्रि के वक्त 3 बदमाश मेरे घर में घुस आए थे। उन्होंने मेरे घर में लूटपाट ही नहीं की है बल्कि मेरी पत्नी की हत्या भी कर दिया। वाकई में सुनील जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सुनील के तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।